नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। देश की सियासत एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। एक तरफ जहां विपक्षी एकजुटता ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी अपने सबसे महत्वाकांक्षी मिशन परिसीमन विधेयक 2026 को पास कराने के चक्रव्यूह को भेदने के बेहद करीब पहुंचती नजर आ रही है। बंगाल की सत्ता से बाहर होते ही तृणमूल कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह और बगावत की चिंगारी सुलग रही है। वहीं दक्षिण भारत में विपक्ष के सबसे मजबूत स्तंभ मानी जाने वाली द्रमुक डीएमके ने इसे कांग्रेस का विश्वासघात करार देते हुए इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया है। आम आदमी पार्टी में पहले ही बगावत हो चुकी है। विपक्ष के बिखरते कुनबे के बीच बीजेपी अलग की रणनीति पर काम कर रही है। एक देश एक चुनाव और देशव्यापी परिसीमन बिल को बिना 2/3 बहुमत के नंबर जुटाए बीजेपी का उसको पारित कराना असंभव है। और यही कारण है कि बीजेपी विभिन्न क्षेत्रीय दलों और असंतुष्ट सांसदों को जोड़कर इस आंकड़े को सुरक्षित करने की कोशिशों में तेजी से जुटी है। अब देखना है कि बीजेपी कितनी सफल होती है। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें। चर्चा में मौजूद है बीजेपी से पंकज जोशी जी। स्वागत है पंकज जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ आर तिवारी जी हैं। तिवारी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही विषय विशेषज्ञ एकलव्य सिंह जी भी चर्चा में मौजूद है। एकलव्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पंकज जी आपसे ही करते हैं। जिस तरह से विपक्ष में बिखराव है, ताश के पत्तों की तरह ढेर होता जा रहा है विपक्ष, क्योंकि एकजुटता महागठबंधन वो मजबूती भी हमने देखी थी और आज तस्वीर उससे बिल्कुल जुदा नजर आती है। पंकज जी, बीजेपी क्या इसी स्थिति का फायदा उठा रही है अगर हम बात करें मिशन परिसीमन को लेकर? देखिए श्वेता जी, बिल्कुल बीजेपी इस चीज का जो है फायदा नहीं उठाती। बीजेपी, हमने खुद ने कहा, हम जो है नीतियों पर आधारित पार्टियां हैं और हम केवल जब दो थे तब भी हमारी नीतियां वही थी और जिन जिन वादों को हमने लेकर के आए उन वादों को पूरा किया, क्योंकि हम जनता से वादे लेकर के आए। जनता को वादों के जो है उस पर खड़े रहे, चाहे हमारी सीटें 2 आई हो, चाहे हमारी सीटें जो है 300 पार हुई हो, तो हम लगातार जो है उस चीज के ऊपर करते गए। अब आपने स्वयं ने देखा कि जब तक शासन था, है ना, हमारे पास तो बहुत टाइम से शासन नहीं था, हम तो नहीं बिखरे। हमें तो उल्टा आपने खुद ने देखा तो भारतीय जनता पार्टी को तो जनता पार्टी के सदस्यता से 4 अप्रैल 1980 को निकाला गया था और कुछ लोग मिलकर के जो हम लोग जो थे उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी बनाई और उसके बाद उन्हीं नियमों से चलते हुए आज यहां तक हम पहुंचे हैं। और उसी केंद्रीय नेतृत्व ने लगातार कहा कि हम जिन वादों को करते आए हैं, जो वादे लोकतंत्र में होने चाहिए, हम उनके ऊपर ही रहे। लेकिन जो लोग सत्ता के आधार पर टिके हुए थे, सत्ता में जो लोग सत्ता के आधार पर जो है बने हुए थे, कहीं ना कहीं सत्ता जाते ही उनका बिखराव जो है इतनी तेजी से हुआ कि आपने जो है देखा तो मतलब गिरगिट भी जो है समझ जाता है। तो ये जो एकदम जो है बिखराव हुआ, उसका मतलब सीधा सीधा था कि केवल और केवल आपकी जो नीतियां थी वो कहीं ना कहीं जो है जनता के अगेंस्ट थी और आपने किसी ना किसी दबाव के कारण और कोई ना कोई गलत तरीकों से जो है आपने शासन, यानी अभी अगर ये जो महागठबंधन था ये सिर्फ सत्ता पे हासिल करने के लिए था और जब इसमें आप नहीं सफल हो पाए तो आप सब अलग करेंगे, सब मिलकर के करेंगे और उसमें से बांट छूट के करेंगे। तो इस कारण से जो सत्ता नहीं मिली तो आप देखिए ये बिखर करके रह गया, ताश को पत्तों की तरह जो है अलग अलग हो गया। लेकिन तिवारी जी, इंडिया गठबंधन जब बना था वो तस्वीर मंच की याद है, जब पूरा विपक्ष एकजुट था, हाथ ऊपर करके मजबूती की बात की जा रही थी। इसके बाद धीरे धीरे आखिर ऐसा क्यों हुआ? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या कांग्रेस नेतृत्व से भरोसा विपक्ष का उठ गया है, जो कांग्रेस से हर कोई छिटक गया? हम साउथ की बात कर ले, हम पश्चिम बंगाल की बात कर ले, हम दूसरी जगह की बात कर ले, महागठबंधन इतना कमजोर पड़ जाएगा ऐसी तो उम्मीद वो भी इतनी जल्दी नहीं थी। श्वेता, मैं सबसे पहले तो पंकज भाई को ये याद दिलाना चाहता हूं कि इनकी 2 आदमियों की पार्टी और अगर हम जो कहते हैं वो करके दिखा देते। पंकज भाई 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, 2014 का वादा, 40 का पेट्रोल देंगे, 50 का डीजल देंगे, 350 का हम गैस का सिलेंडर देंगे। ये वादे थे ना, 15 लाख रुपए हर गृहिणी के खाते में आएंगे। अरे शर्म करो, कुछ तो सच बोलो। तिवारी जी, लेकिन मैं आखिर कह रहा हूं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं श्वेता। ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, धर्म और अधर्म का युद्ध है। लोकतंत्र में हारते हैं या जिनको, अरे आप तो पैदा ही बेईमानी से हुए हो। मुझे बताइए, लोकतंत्र में आप जनता को गाली दे रहे हैं, ईडी नहीं हो, वरिष्ठ नेता है, उसके बाद जनता को गाली दे रहे हैं। मेरी बात पंकज जी आपको भी सुना गया है। जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल
ठीक है तिवारी जी, तिवारी टू द पॉइंट जवाब। नहीं हो, सीबीआई नहीं हो, इनकम टैक्स नहीं हो, तो आपके पास में है क्या? पूरे देश में आप अपनी सत्ता को बचाने के लिए हर दल में ये डाका डालते हैं। टीएमसी के आप 20 एमपी को तोड़ करके साथ ला रहे हो, क्योंकि अभी जो बुरी तरह हार हुई थी ना आपकी परिसीमन वाले में, नाम ले लिया आपने नारी वंदना का, पूरे देश में डिंडोरा पिटा, कांग्रेस ने हमारा ये विधेयक गिरा दिया। शर्म आनी चाहिए, 2023 में बन चुका था, नारी वंदना अधिनियम का बन चुका था, लेकिन परिसीमन वाला हमने गिराया। टीएमसी को लेकर पंकज जी रुकिएगा जरा, तिवारी जी बिल्कुल आप बहुत सारे मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन क्योंकि लिमिटेड टाइम में मैं सिर्फ आपसे ये चाहती हूँ, आज हम बात ही विपक्ष की कर रहे हैं, आज तो मुद्दा ही आप है। मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में बात रखें, कांग्रेस के बारे में बात रखें। आपने कहा कि ये तोड़ रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, बिक क्यों रहे हैं? और अगर चली सत्ता गई तो गई, जब एकजुटता थी, महागठबंधन एक साथ था, तो आज कमजोर वक्त पे तो दोस्त और साथ होना चाहिए। ये सब अलग अलग कैसे हुए? किसने अलग कर दिया? जो ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं ना कि हम 2026 में नया परिसीमन लागू कर देंगे विधानसभा लोकसभा का, एकजुट रहेगा विपक्ष। पहले हमने इनको मात दिए सदन के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर देगा जनता देख रही है। इनके प्रकार अनंत काल तक सत्ता पर कब्जा करके भारत के संसाधनों को केवल अरबपति मित्रों का झोंकना चाहते हो, बेचना चाहते हो। देश की जनता जानती है अब की बार आप ऐसा नहीं कर पाओगे, फिर हम एक होंगे और भारतीय जनता पार्टी के इन कुछ इरादों को हम फेल करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, ये स्पिरिट अच्छी है कि हम फिर से एकजुट होंगे, एक साथ होंगे और मजबूत होंगे और इनको शिकस्त देंगे। लेकिन एकलव जी, हम अगर विपक्ष की बात करें, महागठबंधन जितने विपक्षी मजबूत पार्टियां थी, छोटी पार्टियां थी, सब एक साथ थी, लेकिन सब धीरे धीरे अलग हो गई। हम नॉर्थ टू साउथ बात कर ले तो बहुत सारे ऐसे राज्य में ये नजर आता है। दूसरी तरफ बीजेपी जिस तरह से लगातार मजबूत होती जा रही है हर राज्यों में, और इस बीच में परिसीमन का ये विधेयक जो पहले फेल हुआ लेकिन अब ये मिशन के तौर पर सामने है, क्या माना जाए ये परिसीमन विधेयक 2026 जो है ये महाभारत साबित होगा आने वाले वक्त में? राजनीति में केंद्र की बात कर ले तो कैसे इसे एकजुट करने की कोशिश है? जो आरोप लग रहे हैं उस पर भी क्या कहेंगे, जो अभी तिवारी जी ने लगाया? देखिए श्वेता जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने कहा कि हमें दिख रहा है कि बीजेपी मजबूत होती जा रही है। इसकी जो एक कोरोलरी है वो ये है कि किस तरह से जो विपक्ष है वो कमजोर होते जा रहा है। और मैं एक बार कांग्रेस को इससे थोड़ा सा अलग रख के इन रीजनल पार्टीज की बात करना चाहूंगा कि देखिए, और उसी से ये भी पता चलेगा कि ये जो डेमोग्राफी का जो मुद्दा है, डेमोग्राफिक चेंज का जो मुद्दा है, ये राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ के है। आप देखिए कि बीजेपी ने जो बंगाल में अभी जो जीत हासिल करी है, मैं आपके दर्शकों को एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, इस वक्त जब हम ये डिबेट कर रहे हैं तो ममता बनर्जी ने अपने एमएलएज और एमपीज की मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में जानते हैं जो उनके 42 सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा में मिला के, उसमें से अभी 6 पहुंचे हैं वहां पे, 6 हैं। तो बीजेपी ने तो नहीं रोका है ना उन्हें। देखिए वहां पे जिस तरह की हार टीएमसी को मिली है और जिस तरह के लोग उस हार के बाद जो हम जनता की प्रतिक्रिया वहां पे सड़कों पे देख रहे हैं, ये जो हारे हुए सांसद है ना, अगली बार चुनाव में उन्हें फिर से चुनाव में जाना है, तो वो बीजेपी में आए या ना आए वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उन्हें जनता के बीच में जाना है। और वो जनता में किस तरह का आक्रोश है, जनता क्या प्रतिक्रिया दे रही है, वो देख रहे हैं। तो श्वेता जी, ये समझने की जरूरत है कि देखिए इसी बंगाल की धरती पे से 100 वर्ष से भी पहले यहीं के रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी कि हिंदू धर्म जो है वो कन्वर्ट नहीं करता, और जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो धर्म है उनकी एक सुनियोजित साजिश है हिंदुओं को कन्वर्ट करके इस देश की डेमोग्राफी को बदलने की। और देखिए मैं आपको बताऊं श्वेता जी कि क्यों मैं कह रहा हूं कि ये राजनीति से ऊपर का मुद्दा है। ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, या आप कह लें कि बीजेपी का एक जो संगठन के तौर पे एक जो मिशन है, उन्होंने इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करा है। और यही कारण है कि 10 वर्ष से अपने कार्यकर्ताओं के परिवारों में खून खराबा से गुजरने के बाद, अपनी महिलाओं का बलात्कार देखने के बाद वहां वो मैदान छोड़ के भागे नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि इसकी अहमियत क्या है। तो और देखिए अब ये दूसरी बात जो डीएमके की हो रही थी जी, श्वेता जी, बीजेपी ने नहीं बुलाया है डीएमके को,
कांग्रेस ने टीवीके का दामन थाम लिया अपने इतने पुराने अलायंस पार्टनर को छोड़ के। तो डीएमके ने अभी सिर्फ यही कहा है कि इशू बेस्ड सपोर्ट हम बीजेपी को देने के लिए तैयार हैं या एनडीए को इस इशू पे देने के लिए तैयार हैं, जो महिला आरक्षण का या डिलिमिटेशन का जो मुद्दा है। इसमें श्वेता जी एक पॉइंट समझना जरूरी है। देखिए अभी जब राजस्थान से राज्यसभा कैंडिडेट्स भेजने की बात हो रही थी ना, तो आपके यहीं पे मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि एक यहां से महिला होंगी, क्योंकि बीजेपी को एक नैरेटिव सेट करना है। और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा श्वेता जी कि आने वाले मॉनसून सत्र में ही अगर बीजेपी महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल को रीइंट्रोड्यूस करती है, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा आवश्यक है कि देश की डेमोग्राफी जिस तरह से बदली है। आपने देखा होगा कि पिछली बार 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के पटल से कहा था देश की डेमोग्राफी कितनी बड़ी चैलेंज है आज की डेट में। और अमित शाह जी ने जिस तरह से वादा किया था कि वो मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलिज्म खत्म कर देंगे, और जो उनने सफलता प्राप्त करी है, मैं आपको बता सकता हूं कि उनका अगला टारगेट ये डेमोग्राफिक चेंज को एड्रेस करना यही है, और सरकार उसी की तरफ तेजी से बढ़ती हुई। ठीक है, लेकिन अभी आपने जिक्र किया मीटिंग का भी कि सांसद सिर्फ 6 पहुंचे 42 में से, और इसी वक्त अभी आरोप तिवारी जी लगा रहे थे कि ये ईडी सीबीआई ये है, तो क्या सबको डर है, यानी हर किसी के हाथ यहाँ पर रंगे हुए हैं भ्रष्टाचार में, कि हर किसी को सिर्फ ईडी सीबीआई का डर है और इसलिए वो बीजेपी की तरफ जा रही है? ये आरोप जो बार बार विपक्ष कांग्रेस की तरफ से लगता है। देखिए श्वेता जी, ईडी सीबीआई का ही अगर डर होता तो ईडी सीबीआई तो जब उनकी राज्य में सरकार थी तब भी केंद्र के पास ही थी ना। आज डर है जनता की प्रतिक्रिया का। अभिषेक बैनर्जी को जिस तरह से जनता ने वहां पे अंडे मारे हैं, ममता बनर्जी जब उनसे मिलने के लिए उनके घर पे जा रही थी तो उनके साथ में 6 जने गए। अगर 20 सांसद और अगर 60 विधायक कटमनी में शामिल थे या नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी का क्या आरोप था? ममता और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में वहां टीएमसी के कार्यकर्ता हर गली मोहल्ले में कटमनी मांगते। मैं अग्री कर रहा हूं आपसे, मैं अग्री कर रहा हूं सत्ता हासिल करी। आज वो डर के मारे अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ रहे हैं तो क्या श्वेता जी गलत बात है, श्वेता जी गलत बात है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। श्वेता जी अगर ममता बनर्जी इनमें से तो आप स्वीकार करो। श्वेता जी ये बात इनको बोलने का अधिकार तब है जब वो जो टीएमसी के जिन नेताओं की ये बात कर रहे हैं, अगर वो भाजपा का थामन दाम ले। यहाँ पे भाजपा का थामन नहीं दाम रहे हैं, अरे ये वो छोड़ रहे हैं टीएमसी को, क्योंकि जनता देख रही है कि किस प्रकार का आक्रोश है। भाजपा का समर्थन करोगे लोकसभा में, अचानक 10 दिन के अंदर इतना बड़ा चेंज आ जाएगा। आपके 60 विधायक और एमपी अभी तिवारी जी ये सब डर के मारे हैं, पूरा देश जा रहा है। कांग्रेस को डर, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है पंकज जी कि ये जो लोग हैं जिनके खिलाफ बीजेपी थी, अगर वो बीजेपी में आए तो बीजेपी उन्हें भी शामिल कर लेगी। नहीं श्वेता, देखिए मैंने कहा ना, यही कांग्रेस नहीं मानती थी जब कांग्रेस का शासन था। हम कहते थे कि राज्य से जो है ऊपर वाले जो कटमनी मांगने वाले लोग हैं, वो कौन है कटमनी मांगने वाले लोग? क्योंकि कटमनी नीचे से जो है इकट्ठी करके आपके नेताओं को दी जा रही थी। कटमनी जो है हेराल्ड केस के अंदर जो है, हेराल्ड केस के अंदर, अरे तो आप जो हारे हैं, अरे आप अपने विधायकों को कटमनी छूट देंगे, आज आपका समर्थन कर रहे हैं, आपकी कहीं तो शर्म करो। अरे वो ये शर्म तो कह रहा हूं आपको। अरे यार, अरे तिवारी साहब, शर्म किसको करनी चाहिए? बेईमानों का साथ लेकर करनी चाहिए, आप सत्ता मतलब ढूंढने के सरताज को करनी चाहिए शर्म, या नीचे वाले को करनी चाहिए? चलिए ठीक है, लेकिन कौन कर रहा है कटमनी, कौन कर रहा था? ठीक है पंकज जी, शासन का कांग्रेस का अशोक गहलोत जी मनी किसको पहुंचा रहे थे? आयोजना विभाग में पैसा किसका मिला था? योजना भवन में पैसा किसका मिला था? किस सरकार से पैसा था? बताओ तो सही। आप मैं कह रहा हूं दिन चौपर में तिवारी जी एक मिनट, आरोप लगाना अलग बात है। आप भी सरकार भी तो लगा रहे हैं, आप भी तो लगा रहे हैं। सरकार में पैसा मिला गया था। देखिए सुनिए एक मिनट, हवा हवाई आरोप मत लगाइए, हवा हवाई आरोप मत लगाइए। आप दोनों ही, आप लोग फिर वापस आके राजस्थान में, हम तो पूरे विपक्ष की, पूरे देश की बात कर रहे हैं। चलिए तिवारी जी एक जवाब दे दीजिए, डीएमके क्यों गई? डीएमके की तो नाराजगी कांग्रेस है, इसमें बीजेपी का क्या रोल, एनडीए का क्या रोल? पुराने साथी है, कैसे टूट गए? श्वेता, इतना बड़ा इनका जाल बिछ चुका है देश के अंदर।
अगर हम वहां पर विजय को नहीं देते तो ये लोग बाग बीजेपी वाले उनसे समझौता कराते। तो डीएमके को समझना चाहिए, डीएमके को नहीं साथ है। देश चाहता है, देश का नौजवान चाहता है जो है एक बेदाग चुनाव लड़ना नहीं, बीजेपी को रोकना। देखिए क्या बना देश के अंदर पहली बार एक बेदाग मुख्यमंत्री बिना राजनीतिक परिवेश का मुख्यमंत्री बना। अगर कांग्रेस ने समर्थन दिया तो वह तमिलनाडु की स्थायी राजनीति के लिए दिया। बेईमानी क्या कर अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन टुकड़े करा दिए, शिंदे के टुकड़े करा दिए, तिवारी जी, शिवसेना के अकाली दल के टुकड़े करा दिए। आप लोगों ने तो जो आपके साथ रहा उन सबको मार करके सत्ता के तिवारी जी, चलिए आप उन पर आरोप लगाते रहिए, लेकिन अगर आपने कहा कि साथ दे, बिल्कुल ठीक है, वहां सरकार बनी तमिलनाडु में, लेकिन आपके अपने साथी डीएमके उनको भी तो साथ देना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। उनको मानना चाहिए कि कांग्रेस ने सही किया, फिर नाराजगी क्यों? मैं कह रहा हूं ना, समय बताएगा। मैं आपको पहले कह चुका हूं श्वेता, फिर दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता के अंदर नशे में चूर है नेता, उनको आईना दिखाएगा फिर संयुक्त विपक्ष। पहले हमने दिखाया, नारी वंदना के नाम पर देश को आपने बरगलाया, लेकिन नारी वंदना तो 2023 में हमारा विधेयक पास हो गया था, राष्ट्रपति जी के साइन है। पूरे देश में आपने कांग्रेस को, विपक्ष को बदनाम किया, लेकिन असली तो ये था। और ऐश्वर्या भाई, एकलव्य भाई, डेमोग्राफी की बातें करते हो। आप बताओ, देश का कौन सा इलाका ईसाई बाहुल्य हो गया, कौन सा इलाका बांग्लादेश का हो गया, कौन सा इलाका म्यांमार के उनका हो गया, रोहिंग्या का। आप लोग केवल देश के लोगों को बरगलाते हो। मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे, ईसाई ज्यादा हो जाएंगे, हम लोग खत्म हो जाएंगे। अरे कौन से इलाके में बांग्लादेश है, कौन से इलाके में रोहिंग्या है, कौन सा डेमोग्राफी बदल रहा है। देश के लोगों को आप सच्चाई बताना चाहिए। एक सेकंड, क्योंकि इन्होंने मुझसे एड्रेस करा, मेरा भी एक अधिकार बनता है वैसे भी, क्योंकि देखिए इस इशू को ना मुझे लगता है सेटल करना बहुत जरूरी है। जो ईडी सीबीआई का इशू है ना, मैं व्यक्तिगत तौर पे आर तिवारी साहब को कांग्रेस के सबसे बेहतर कार्यकर्ताओं में मानता हूं राजस्थान के, और मैं व्यक्तिगत तौर पे, आपने देखा होगा, हमेशा इनके चरण स्पर्श करके इनकी इस बात के लिए इज्जत करता हूं। सबसे ईमानदार कार्यकर्ताओं में माने जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज इनके घर पे अगर ईडी या सीबीआई आ जाए तो ये क्या छोड़ के भाजपा में चले जाएंगे या अपना ग्राउंड स्टैंड करेंगे? भाई अगर ईडी सीबीआई किसी के घर पे जा रही है तो कोई प्रॉब्लम होगी ना उसके यहाँ, तभी तो छोड़ के जाते हैं। नहीं तो नहीं जाएं, अपना ग्राउंड स्टैंड करें, कोर्ट में जाएं, लड़ाई लड़ें, जीत जाएं और अपना ग्राउंड स्टैंड करें। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि अगर ईडी सीबीआई आज इनके घर पे आ गई तो क्या सिर्फ मात्र इसीलिए ये कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में चले जाएंगे? इसलिए तो ये सवाल बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसलिए ये सवाल उठता है कि जब आपके दामन में दाग है, आपको डर है, तभी आप कुछ ऐसा कदम उठा रहे हो, अदरवाइज आपको डर ही नहीं होना चाहिए। एक नैरेटिव के बेसिस पे आप हमारे जो देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उन पे ये आरोप लगा दो कि सब कुछ एजेंडा के लिए ही होता है, तो ऐसे नहीं चलता देश। ठीक है, लेकिन पंकज जी एक सवाल, विपक्ष की जो टूट है, अब चलिए इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, लेकिन अपने आप कोई बीजेपी के साथ आए या फिर अगर आप किसी के खिलाफ हो तो दूसरे के पक्ष में चले जाते हो, आप चाहे बुलाओ या ना बुलाओ। लेकिन पंकज जी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि जो विपक्ष में टूट हो रही है वो कहीं ना कहीं 2029 के लिए बीजेपी का रास्ता साफ कर रही है, आसान कर रही है, नजर आता है। देखिए, अभी एकलव्य जी ने जो बात कही बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं जो लोग जनता से चुन करके आते हैं उनका जो माई बाप होता है वो जनता होती है, और जनता की नब्ज को यदि नहीं पहचान पाया तो वो नेता नहीं है, क्योंकि उसको जीतना तो उन्हीं के वोटों से जो है, कितना वोट उसको मिलेगा उस लोगों से जो है उसकी क्या है। तो ये स्थितियां उनसे जो है बनी। अब बीजेपी को इससे फायदा होता है या नुकसान होता है? देखिए, राजनीति में सब चीजें होती हैं कि यदि किसी के यहाँ परेशानी चल रही है और उसकी पॉलिसी से जो है अलग है तो निश्चित रूप से आता है। मैं तो आप खुद देखें तो भारतीय जनता पार्टी का तो जनसंघ का उदय है, तो इन्हीं के यहाँ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए। और क्यों आए श्यामा प्रसाद मुखर्जी? क्यों आज ये बेसिकली उनको याद, यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसों की आज वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों की यदि वो की जाती इज्जत कर लेती कांग्रेस, तो आज ये स्थिति होती नहीं। क्योंकि जितनी टूट हुई, चाहे वो शरद पवार निकले हो, ममता बनर्जी निकली हो, एनसीपी निकली हो, यहां से ही टूट करके निकले। तो मैं दो बड़ी चीजें कही जो एकलव्य भाई ने भी कहा कि आज जो ईडी और सीबीआई की बात कही कि आज खुद जो है अब आर तिवारी जी के सीबीआई क्या करेगी, मेरे यहां आकर के सीबीआई और ईडी क्या कर लेगी? आपकी भी सरकार थी, आपके अभी तक क्या कर लेगी? कुछ नहीं करेगी ना, क्योंकि जब होगा ही नहीं तो करेगी क्या? इनकम टैक्स भी क्या कर लेगा? वो शनि जी वाले कहानी है कि जब किसी के पास कुछ है ही नहीं तो बेचारे शनि महाराज भी क्या बिगाड़ लेंगे। तो ये जो है कहीं ना कहीं चीजों पर है, और ये जो अभी तक भी
केवल और केवल जो है इस नैरेटिव को बनाने वाले इनके जो शहजादे साहब हैं, ये परेशानी बेसिकली वहीं से आ रही है। और वैसे भी वो शहजादे साहब ने कह दिया, वो तो अब उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मोदी जी को नहीं बता रहे, वो अब राहुल जी को बता रहे हैं कि मोदी जी 1 साल में रिजाइन करने वाले हैं। आपने सुना होगा ना राहुल जी का स्टेटमेंट। तो चिंता करने की बात ही क्या है, 1 साल वेट करें, मोदी जी अपनी गद्दी छोड़ देंगे, राहुल जी अपनी गद्दी छोड़ देंगे। राहुल गांधी जी ने देश के परिवेश में जो जो राजनीतिक भविष्यवाणियां की हैं 100% सही हुई है। आपने काले कानून वापस लेना शुरू किया था कि किसानों के 3 काले कॉमेडी शो बना रहे हैं आपके प्राइम टाइम डिबेट को। 3 काले बिल वापस लेने तिवारी जी सुनिए पड़ेगी, आपको करानी पड़ रही कि नहीं? देखिए, ये भविष्यवक्ता नहीं, वो देश के नहीं, और गजब की बात ये है श्वेता जी, नहीं श्वेता जी, गजब की बात ये है कि जो जनगणना के लिए बोला था ना, राहुल गांधी जी ने इसलिए बोला था कि इस देश में ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी पार्टी में एक ही ओबीसी मुख्यमंत्री थे, उनको हटा दिया। ये है राहुल जी की स्ट्रैटेजी। अंत में एक बात कहना चाहूंगा श्वेता जी, देखिए एक बात को मुझे ऐसा लगता है कि सीरियसली लेना जरूरी है, क्योंकि ये जो डेमोग्राफी बदलने का जो मामला है, ये राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठ के है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर विपक्ष अपने एक वोट बैंक को साधने के लिए इसका साथ नहीं दे सकता, तो कम से कम जब देश इसकी तरफ बढ़ रहा है, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने में, तो उसमें बाधा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, फाइनल कमेंट तिवारी जी, फाइनल कमेंट विपक्ष पर, फाइनल कमेंट। इंडिया गठबंधन एकजुट है, एकजुट था, एकजुट रहेगा। मुंगेरी लाल के सपने पूरे नहीं होंगे। देश के लोगों को पहले आपने नारी वंदना में आपने उलझाया, हमको बदनाम किया, लेकिन आपका ये जो अक्षुण्ण राज हजारों साल तक मोदी जी और अमित शाह जी रहेंगे, ये टूटेगा। और हम लेकिन ये पूछ लीजिए अंत में, ये पूछ लीजिए कि ईडी सीबीआई आएगी तो कांग्रेस छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, ये बता देंगे। अरे भाई साहब, आप तो चुनाव आयोग आपके जेब के अंदर, आपके पास में सब। चलिए, अब देखिए, देश का इतना कमजोर नहीं बनाइए, मेरी भविष्यवाणी है 2028 के चुनाव से पहले आर तिवारी जी अशोक गहलोत जी के साथ बीजेपी में आएंगे। ये तो मुमकिन नहीं लगता। ये तो तिवारी जी और मैं भी यही हूं, ये भी यही है, आप भी यही हैं। चलिए ठीक है, पंकज जी फाइनल कमेंट। देखिए श्वेता जो अभी एकलव्य जी ने कहा कि डेमोग्राफी का आपने खुद ने देखा कि केवल यही नहीं, पूरे देश की तो हालत ही है। और लगातार जो है अमित शाह जी ने जो कहा कि चाहे वो आंतरिक आतंकवाद हो, चाहे बेसिकली 370-35A हो, हमारा देखिए परिसीमन संसदीय, देखिए परिसीमन जो है संवैधानिक रूप से 2026 में ड्यू है। मुझे बताइए, संवैधानिक परंपरा है ये, क्यों नहीं होनी चाहिए? भाई कोई संविधान से अलग हट करके ला रहे हैं क्या? परिसीमन जो है 2026 में ड्यू है कि नहीं है? परिसीमन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे बताइए, संवैधानिक प्रक्रिया है। एक फाइनल कमेंट मुझे इस पर चाहिए कि क्या जो अभी मौजूदा टाइमिंग है वो बीजेपी के लिहाज से परफेक्ट है? ऐसे में परिसीमन बिल को लेकर जो 2/3 वोट्स की भी बात की जाती है, क्या आपको लगता है कि इसके लिए ज्यादा भी इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? करना चाहिए भी नहीं श्वेता जी। देखिए, जिस दिन बंगाल के परिणाम आने वाले थे, सिर्फ एग्जिट पोल आए थे ना, तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो बंगाल में एक टीएमसी के खिलाफ गया, वो आरजी कार की घटना थी। और मुझे लगता है उससे बहुत बड़ा परसेप्शन बना, और उस परसेप्शन के कारण बंगाल में टीएमसी की हार तो हुई, लेकिन जो वहां की महिलाओं ने सहा है ना, और जो जनता ने अपने मतलब परिवार की महिलाओं के साथ देखा है, उसके कारण जो आक्रोश है, उसी की वजह से भी टीएमसी की वहां पे आज ये दुर्गति है। और वो आज जो टीएमसी के सांसद वहां पे देख रहे हैं, तो वो बीजेपी में आए या ना आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस इशू के ऊपर वो एनडीए सरकार का सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, जो कि उन्हें दिखना भी चाहिए, यदि अगर वो अपना राजनीतिक भविष्य साधना चाहते हैं। यही तो मैं कहना सुनना चाहता था, राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रखना। मैं कह रहा हूं, उनको अगर जेल के बाहर रहना है तो आपको भारतीय जनता पार्टी के नए चाणक्य जो है, आर तिवारी साहब मुगल साम्राज्य की स्थापना करना चाहते हो क्या? तिवारी जी तिवारी साहब मुगल साम्राज्य की स्थापना करना चाहते हो क्या? ये बताइए। और अशोक गहलोत जी भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, ये जिंदगी की आखिरी सांस निकल जाएगी। ये ऐसे 15-20 हजार कांग्रेस के नेता ऐसा कह चुके हैं, जो अभी आर तिवारी जी कह रहे हैं, वो सब बीजेपी में हैं अभी। तो ये तो कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन तिवारी जी भी आखिरी में आपने एक बात कही कि ये सब के सब ईडी सीबीआई, आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब के सब भ्रष्ट है। मैं कह रहा हूं सबके सब भ्रष्ट है। केजरीवाल को बंद किया, केजरीवाल के तमाम मंत्रिमंडल के साथियों को बंद किया, कोर्ट ने कह दिया किसी पे कोई आरोप नहीं लगता। तो आप ही की पार्टी बता रही है कि केजरीवाल भ्रष्ट है। पूरे देश में आपने विपक्ष को खंडित कर दिया,
आपके पास कोई सबूत तो नहीं फिर है। साथ क्यों नहीं आए? आप ईडी लोग के आप पास लोग ने भी तो में कहीं पर साथ एक चुनाव लड़े नियम थे, है कहीं कि पर आपको अलग-अलग पहले आमने-सामने। जेल में डालेंगे, फिर सबूत ठीक है, बाद में देंगे। चलिए ठीक है, अब देखिए विपक्ष इसमें आपके जुट चुका है। टीएमसी को आपने टीएमसी के अगले साल चुनाव लड़ेगी नहीं बताइए। चलिए चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, मिशन का चक्रव्यूह है परिसीमन को लेकर और ये सरकार लेकर आएगी। चलिए 2/3 बहुमत चाहिए, वो नहीं मिला, लेकिन अभी मौजूदा जो स्थिति है वो बीजेपी के टाइमिंग के लिहाज से बात करें तो उनके लिए परफेक्ट नजर आती। वो इसलिए भी क्योंकि इसे पूरा करना है, 7 सांसदों का चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन विपक्ष की हम बात कर ले तो टूट नजर आ रही है। अब आप बार बार भले ही बीजेपी को ब्लेम करें, लेकिन यहां नजर आता है कि बीजेपी से इतर महागठबंधन के अंदर अगर खतरा, लड़ाई, झगड़ा, गतिरोध है तो वो आपस में है। अगर ये एकजुट नहीं हो पा रहे हैं और आप ब्लेम किसी और को करेंगे और जब आप वैसा मौका देंगे, स्थिति नजर आएगी तो सामने वाले को फायदा हो गई। फिर आप उसके लिए कोई भी आरोप करें, लेकिन इतना जरूर कि देश हित में जो होना चाहिए वो सामने हो। आम जनता भी इसे समझती है और यही वजह कि पश्चिम बंगाल में जो तस्वीरें नजर आई, आप भले आरोप लगाओ, लेकिन नजर आता है कि जब जनता तय कर देती है तो वो सामने होकर रहता है और उससे ऊपर, उससे ज्यादा मजबूत, उससे ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में कितनी जल्दी ये मिशन यानी परिसीमन बिल यहां पर पूरा हो पाता है, सामने आता है, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।